Hello everyone, my name is Tathagat Avatar Tulsi and I have cleared NET for 3 times and right now I am doing research in trauma studies. So basically ये वीडियो जो है उन लोग के लिए है जो सेल्फ खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की और उनको राइटर तो पता है कि मुझे ये मतलब जब आप प्रीवियस ईयर बनाओगे तो आपको राइटर तो पता चल जाता है कि इस राइटर से क्वेश्चन बन रहे हैं, बट होता है कि बहुत स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि उस राइटर्स के कौन कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो जो है स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा मदद करेगी जिनको राइटर तो पता है बट वो वर्क्स को नहीं जानते। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल टॉक अबाउट अल्डोस हक्सली। ये मॉडर्निस्ट बहुत बड़े राइटर हैं। सो व्हाट आई विल डू इन वीडियो इज दैट आई विल टेल द इम्पॉर्टेंट वर्क्स, कुछ की फैक्ट्स उनके बताऊंगा और अगर उनसे पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चंस बने हैं तो मैं वो भी आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। So, Aldous Huxley was born in 1894 and he died in 1963. जॉर्ज ऑरवेल वाज हिज स्टूडेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट कि जॉर्ज ऑरवेल जो थे वो उनके स्टूडेंट थे। ही वॉज अ पार्ट, मतलब ऑल्डोस हक्सली, ही वॉज अ पार्ट ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप्स एंड ही वॉज फॉलोअर ऑफ वेद एंड इंडियन ट्रेडिशन। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर 7 टाइम्स। 7 बार उनको नोबेल प्राइज के लिए जो है उनका नाम जो है नामांकित किया गया था, बट किसी वजह से या फिर कोई भी रीज़न रहा हो जो उनको नहीं मिला। तो ये 4 जो की फैक्ट्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑल्डोस हक्सली के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स टॉक अबाउट हिज वर्क। His first work is Chrome Yellow, which is published in 1921. It's a first novel of Aldous Huxley और इसकी जो सेटिंग है वो है कंट्री हाउस एंड बेसिकली दिस वर्क इज सटायर ऑन फंक्शन ऑफ दैट टाइम। उस वक्त की जो फैशन थे, मॉडर्न एज में जो फैशन थे, उसको जो है ये वर्क जो है सटराइज करता है। सो नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट नोबेल, लेकिन चूंकि ये इनका पहला नोबेल है तो हो सकता है कि कभी एग्जाम में आ जाए कि अल्डोस हक्सली का पहला जो वर्क है वो कौन सा है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। हिज सेकेंड वर्क इज एंटिक हे, which is published in 1923. It's a comic novel and दिस, अगर इसके प्लॉट की बात किया जाए तो इट टेक प्लेस इन लंदन एंड डिपिक्ट्स द एमलेस और सेल्फ ऑब्जर्व्ड। सेल्फ ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है आत्मलीन। तो टॉक्स अबाउट सेल्फ ऑब्जर्व्ड कल्चर एलीट इन सैड एंड टर्बुलेंट टाइम्स फॉलोइंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यानी कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर का रेफरेंस है इसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रेफरेंस है, जो उसमें उपद्रवी लोग थे, जो इलीट लोग थे, जिनके कारण जो है वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो बेसिकली ये उनको सटेराइज किया है एंटिक हे के थ्रू इस वर्क से। अब इसका एक दो और जो की पॉइंट है इस वर्क के वो है, इट इज नोन एज नोबेल ऑफ आइडियाज एंड द टाइटिल हैज बीन टेकन फ्रॉम एडवर्ड द सेकेंड, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है। तो इसका जो टाइटिल है एंटिक है वो एडवर्ड द सेकेंड मार्लो के वर्क से लिया गया है। Now his third work is Those Barren Lips, which is published in 1925. The title has been taken from Wordsworth का एक पोयम है द टेबल टर्न्ड। इसका प्लॉट है, इट्स अबाउट मिसेज एल्ड विंकल एंड हर सॉरी एंड हर इंटोरेज। इंटोरेज का मतलब होता है घेरा। who gathered in an Italian palace to see the glories of the Renaissance। यानी कि ये जो वर्क है रेनिसा का जो ग्लोरिफिकेशन था, जो एलिजाबेथ ने जब राजगद्दी पे बैठी और उन्होंने रेनिसा को लाया। रेनिसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। तो जो उन्होंने काम किया, जिस कारण से उस एज को रेनिसा बोला गया, उस एज में जो भी इम्पोर्टेंट चीज हुई उसको जो है दर्शाने, उसको देखने के लिए ये जो वर्क है उसमें कैरेक्टर जो है मिसेज एंड विंकल वो गैदर होते हैं। सो दिस इज बेसिकली द प्लॉट ऑफ दिस वर्क। His next work is Point Counterpoint, which is published in 1928. It is a series of conversation and debate between publics. By this work, Huxley offers a vision of life from a number of different points of view using a large कास्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बेसिकली इस वर्क में ये बताया, हक्सली ने क्या किया है कि बहुत सारे
बड़े बड़े फिगर को लिया है, उनका नाम चेंज किया है और उस कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने बताया है कि वास्तव में जो लाइफ होती है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस तरीके से होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक बड़े राइटर को लो, कॉलरिज, एस टी कॉलरिज, जो कि रोमांटिक एज के राइटर है, तो उनका एक पर्सपेक्टिव है देखने का, ठीक। लेकिन आप शेक्सपियर को ले लो तो उनका अलग पर्सपेक्टिव है, आप मार्लो को ले लो तो उनका अलग पर्सपेक्टिव है, आप अलेक्जेंडर पोप को ले लो तो उनका अलग पर्सपेक्टिव है। तो हर एक लोग का अलग अलग पर्सपेक्टिव है किसी एक चीज को देखने का, और वही अल्डोस हक्सली ने बताया है कि आप अपने लाइफ को मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिए। एक इसमें कैरेक्टर का नाम आता है मार्क रैम्पियन, जो कि मॉडल्ड है डीएच लॉरेंस के ऊपर, और ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट का कि मार्क डैम्पियर जो कैरेक्टर है वो किन के ऊपर बेस्ड है। तो वो बेस्ड है डीएच लॉरेंस के ऊपर। और मार्क डैम्पियर, अगर क्वेश्चन कभी बने कि मार्क डैम्पियर जो है वो कैरेक्टर जो है वो अल्डोस हक्सली के किस वर्क में आता है, तो वो है पॉइंट काउंटर पॉइंट। नाउ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्क, दैट इज ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इट इज पब्लिश्ड इन 1932। सो इट्स अ डिस्टोपियन नोवेल। इसका सेटिंग जो है वो रखा गया है 2540 एडी, और इसका सेटिंग जो है फ्यूचर में है। सो सेट इन फ्यूचर वर्ल्ड स्टेट एंड मोस्ट कैरेक्टर बेस्ड ऑन इंजीनियर्स। अब देखिए एक चीज है इस वर्क के बारे में कि अल्डोस हक्सली ने बहुत पहले, यानी कि 1932 में ये वर्क लिखा गया था, और उसी वक्त अल्डोस हक्सली जो है इस बात को गेस कर चुके थे कि आने वाले वक्त में इस दुनिया को जो चलाएगा वो रोबोट है। इस दुनिया में लोग के अंदर इमोशन नहीं होगा, ना फीलिंग्स होगा, वो सिर्फ काम करते जाएंगे, काम करते जाएंगे। आप जापान के एग्जांपल अगर आप हम लेते हैं, तो जापान में जो है वो वहाँ के लोग जो है बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर सो मच इंडल्ज्ड इन द वर्क। वो बच्चा नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हो एआई का ज़माना आ गया है कि अगर आप पूरा का पूरा अगर आप रिसर्च लिखना चाहते हो, आप एआई को काम दो, वो आपको 10 से 15 मिनट में पूरा लिख कर दे देगा। अगर आप गाना बनाना चाहते हो, आप एआई को दो, वो गाना बना के दे देगा। अब अगर आप थोड़े से मूवी लवर्स हैं तो आपने देखा होगा कि एक ट्रांसफॉर्मर नाम की मूवी आई है, जिसमें रोबोट्स को दिखाया गया है कि कैसे जो है रोबोट्स हमारी दुनिया पे जो है धीरे धीरे हावी होने लगेंगे। तो ये चीजें अभी आ रही हैं, लेकिन अल्डोस हक्सली ने ये 1932 में ही गेस कर लिया था कि आने वाले वक्त में जो है वो इंटरनेट जो है वही दुनिया को चलाएगा, रोबोट्स जो हैं वही दुनिया को चलाएंगे, और इंजीनियर का ही राज होगा। एलोन मस्क क्या है, इंजीनियर ही तो है। उसने पूरे मतलब डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, कुछ उसके कारण हमें कंसिक्वेंस भी, बैड कंसिक्वेंस भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, बहुत सारे गर्मी बढ़ रही है, वर्षा समय पे नहीं हो रही है, पानी की कमी होते जा रही है, फॉरेस्ट जो है काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो है अल्डोस हक्सली 1932 में ही गेस कर चुके थे। ओके, द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम मिरांडा स्पीच इन विलियम शेक्सपियर वर्क्स द टेम्पेस्ट एक्ट 5 सीन 1। यानी कि ये जो टाइटल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो शेक्सपियर का जो वर्क है टेम्पेस्ट, उसका एक्ट नंबर 5 और सीन नंबर 1 से लिया गया है, जहां पर मिरांडा ये बात बोलती है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो टेम्पेस्ट आपको पढ़ने वाला वर्क है, आप इसको अगर कभी समय मिले तो आप इसको डिटेल में पढ़िए, ब्रेव न्यू वर्ल्ड को भी और टेम्पेस्ट को भी, क्योंकि बहुत चांसेस है। टेम्पेस्ट से तो क्वेश्चन बनते हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड से मैंने बहुत कम क्वेश्चन देखे हैं, बट आने वाले समय में जिस तरीके का यूजीसी का ट्रेंड होते जा रहा है, उसमें आप ये मान कर चलिए कि ब्रेव न्यू जो भी मॉडर्निस्ट राइटर हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर हैं, या फिर आफ्टर कोविड के बाद जो राइटर निकल के आ रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सब राइटर को आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्लॉट। अब देखिए इस वर्क को सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाके इसका समरी सुन लीजिएगा, फिर आप विकीपीडिया पे चले जाइएगा। विकीपीडिया पे जाने के बाद जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, आप उसको पढ़ के कुछ बुलेट पॉइंट्स अपना बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद स्पार्क नोट्स या लिट चैट पे जाकर समरी पढ़िए, और उस समरी का समरी आप लिखिए। पूरा समरी नहीं लिख देना है, पूरा समरी लिखिएगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको एकदम शॉर्ट करके लिखना है।
मतलब कि अगर मान लीजिए कि समरी 20 से 25 लाइन में है तो आपको 10 लाइन में लिख लेना है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि इस वर्क में है क्या। So basically, the novel starts and tells about a world where child are made in bottle. There are 5 castes there. अल्फा, बीटा, बीटा जो कि सुपीरियर कास्ट होता है, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन। बर्नार्ड जो कि एक कैरेक्टर है इसमें बिलोंग टू अल्फा। तो अल्फा एक स्मॉल और वीक कास्ट है, और उसी में अल्फा में ही कुछ और लोग आते हैं जैसे हेलमेटॉज एंड वॉटसन। और ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा होता है, हेलमेटॉज वॉटसन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा होता है, बट ही हेट्स दिस सोसाइटी। उसको इस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो जानता है कि जिस जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं वो बहुत वाहियात है। There were no feelings, respect, love, care for anyone. They used to soma drugs. Bernard goes for a date with Lina Mond to Savage Reservation and there he meets John and Linda. और जॉन और लिंडा जो कि जो ये 5 कास्ट थे और उनका जो हेड था उनका नाम था द डायरेक्टर, उनका नाजायज लड़का होता है। कौन? जॉन, ठीक है। वेन ऑल केम बैक जॉन, तो जब सारे लोग वापस आते हैं तो ये लीना और एक और इसमें कैरेक्टर है, देखिए मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम मेंशन नहीं है। मतलब कि जब जॉन वापस आते, वो लोग जब जाते हैं डेट के लिए, तो डेट से जब वापस आते हैं तो वो जॉन और लिंडा को भी ले आते हैं। और जॉन वहाँ पर बहुत पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर अचानक फीलिंग नहीं थी वहाँ पे जॉन जो है वो शेक्सपियर की कहानियाँ सुनाने लगता है। तो लिंडा का जो है वो एक सेक्सुअल टाइप का प्रेम जो है वो जॉन के लिए जग जाता है, लेकिन जॉन बोलता है कि नहीं, अगर प्रेम करना है तो मुझे सच्चा प्रेम चाहिए, मुझे सेक्सुअल प्रेम नहीं चाहिए। फिर बाद में जो है उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जॉन की माँ की मृत्यु हो जाती है सोमा ड्रग्स के कारण। और आप देखोगे जब कहानी लास्ट होगी, जब नोबेल ख़त्म होगा, तो आप ये देखोगे कि लास्ट में जॉन जो है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। His next work is The Devils of London, which is published in 1922. It's a non-fictional novel and it is about urban gardener who was accused of seducing nun because he publicly spoken against cardinal. He was tortured, executed and burnt alive. So this is what basically plot of this work is. नॉन फिक्शन वर्क है, तो आपको 2-3 लाइन में ही जो है इसकी कहानी क्या है इस वर्क में, कहानी तो नहीं है, नॉन फिक्शन है तो इसमें कहानी तो नहीं होगी, तो क्या इस वर्क में है वो आपको 2 से 3 लाइन में लिख लेना है। His next work is The Door of Perception, which is published in 1954. It is influenced by William Black's novel The Marriage of Heaven and Hell. It is biography and he has talked about his experience of साइकोडेलिक एक्सपीरियंस। तो जो उनका साइकोडेलिक्स एक्सपीरियंस जो उन्हें हुआ था उसके बारे में जो है इस वर्क में उन्होंने बात किया है। His next work is Brave New World Revisit, which is published in 1958 and it is non-fictional novel. एक उनका और जो इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नेट के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वो है आइलैंड, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1962। इट इज़ अ यूटोपियन नोवेल। यूटोपियन का मतलब होता है जहाँ पर सब कुछ सही है, डिस्टोपियन का मतलब होता है जहाँ पर सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो रहा है। सो इट्स अ यूटोपियन नोवेल एंड इट इज़ काउंटर पार्ट ऑफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। It is the account of Will Farnaby, a clinical journalist who is shipwrecked on the fictional island of Pala. तो यही इतना ही जो वर्क है वो अल्डॉक्स हक्सली का जो है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन जो है दूसरे वर्क से बन जाए, लेकिन आप सारे वर्क्स को नहीं पढ़ सकते हो एक राइटर के। तो ये जो है इनके मेन इम्पोर्टेंट वर्क है नेट के दृष्टिकोण से। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका वर्क है वो है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड को आप डिटेल में पढ़िएगा, उससे कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाइएगा, उसका समरी लिख लीजिएगा और उस वर्क को जितना हो सके आप रिवाइज करिए। अगर पॉसिबल है तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक बुक खरीदिए और नोबेल पढ़िए, क्योंकि नोबेल से डीप से क्वेश्चन बन रहे हैं यूजीसी नेट में। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्डॉक्स हक्सली। Thank you so much for watching this video.